हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम। हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है जिसमें हम सॉल्व पेपर लेके आए हैं। ये सॉल्व पेपर है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2023 का एग्जाम हुआ था 30 जुलाई 2023 को हुआ था। ग्रुप ए का एग्जाम है। कौन सी का है? ग्रुप ए का एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। इस सॉल्व पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं जिसमें आपको हम पहली पार्ट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगला पार्ट होगा इस सॉल्व पेपर का, उसमें अगले 50 क्वेश्चन कराएंगे। हम इस प्रकार दो पार्टों में एक सॉल्व पेपर करा रहे हैं। जो आज का सॉल्व पेपर है जो 23 जुलाई 2023 को एग्जाम हुआ था 2023 की भर्ती का ग्रुप ए का, जिसका सॉल्व पेपर है उसको सॉल्व करा रहे हैं। जो भाई हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भी आपके भाई बहन हैं, मित्र हैं, मिलने वाले हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें जिससे उनकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। आपकी प्रिपरेशन जांचने के लिए, आप क्वेश्चन की प्रकृति जांचने के लिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उनको देखने के लिए आप सॉल्व पेपर अधिक से अधिक सॉल्व पेपर करें, एमसीक्यू करें और पीवाईस क्विज अधिक से अधिक लगाएं। हम आपके लिए सॉल्व पेपर लगाएं, ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन की प्रकृति देख करके क्वेश्चन का लेवल चेक कर सकते हैं, किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर सकें। किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं आप उसको भी कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास जारी रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों अच्छी क्लास को शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दोस्तों हम इस क्लास में 50 क्वेश्चन कराएंगे, आगे के 50 हैं वो दूसरे पार्ट में कराएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका करंट के परिप्रेक्ष्य में आया है, लेकिन एक क्वेश्चन आगे भी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि करंट के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन है। ये करंट के परिप्रेक्ष्य में है तो ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। कथन पूछे गए हैं 2022 की राष्ट्रीय रसद नीति लागू की गई थी, लक्ष्य रखे गए थे उसके बारे में। कथन ए दे रखा है आपका, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना है। कथन एक हो गया। कथन दो दे रखा है, वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना है। तो इसमें केवल एक कथन सही है, वो बी है, वो आपका गलत है। बी है वो आपका गलत है। शीर्ष इंडेक्स है वो 25 नहीं है, वो कितनी है? 10 है। 10 देशों को लाना है, 10 देशों में लाना है। तो इसमें केवल एक कथन सही है, बी कथन गलत है। तो पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल एक सही है। तो ऑप्शन 3 में दे रखा है कथन ए सही है, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये करंट के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, ये आगे आ सकता है क्योंकि इसमें का लक्ष्य दे रखा है 2030, तो पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपका, जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको महत्वपूर्ण जानकारियां और पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। अगला सवाल है आपका, ये भी करंट के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था। ये पोर्टल पूछा जा सकता है दोस्तों कि चैंपियंस पोर्टल, रैम्स पोर्टल, सावधान समाधान पोर्टल, उद्यम पोर्टल। तो उद्यम पोर्टल को ऑप्शन 4 है आपका सही जवाब। उद्यम पोर्टल को 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। यह एमएसएमई के पंजीकरण के लिए स्थापित एक ऑनलाइन प्रणाली है जिससे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम
उपकरणों के कागज विहीन और शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ये करंट के परिप्रेक्ष्य में जो इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है आपका, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है विदेश व्यापार का भारतीय संस्थान, वाणिज्य मंत्रालय का विदेश व्यापार विभाग, निर्यात साख गारंटी निगम, निर्यात साख बीमा निगम। तो ये साख देती है वो आपकी देती है निर्यात साख गारंटी निगम देती है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ईसीजीसी, जो ईसीजीसी है जिसकी स्थापना 30 जुलाई 1957 को की गई थी, यह निर्यात साख गारंटी निगम लिमिटेड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व में है। अगला सवाल है आपका, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है संसद के अधिनियमों के तहत उपलब्ध है, कार्यकारी आदेशों के तहत उपलब्ध है, संविधान में विशेष रूप से प्रदान किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है अनुच्छेद 19(1) में। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन सा तैयार करता है? वित्त आयोग भारत सरकार, नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक जारी करता है वो आपका नीति आयोग जारी करता है, नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थीं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 सहित जो अवशिष्ट शक्तियां दी गई थीं वो गवर्नर जनरल के पास थीं। किसके पास थीं? गवर्नर जनरल। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था जिनके पास कुछ योग्यताएं रखी गई थीं। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति एवं शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करते हैं उनको ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, भारत का संविधान कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 5, भाग 4, भाग 3, भाग 2। तो भारतीय संविधान का जो भाग है वो है आपका भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपका, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई है? मनोनयन, वंशानुगत, प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पद्धति अपनाई गई है वो आपकी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद
55 में अप्रत्यक्ष विधि का उल्लेख किया गया है निर्वाचन विधि का। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? संघीय व्यवस्थापिका ने, प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका ने, प्रांतों की जनता ने, प्रांतों की विधानसभा ने। तो संविधान सभा के सदस्यों को जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था वो आपका प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो संविधान सभा थी उसमें कुल सदस्य थे वो थे आपके 389 थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 50 की चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, 93 देसी रियासतों थे। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा में निर्णय में निम्न में से किस आधार पर लिए जाते हैं? संविधान सभा में जो निर्णय लिए जाते हैं वो किस आधार पर लिए गए? सहमति एवं रजामंदी से, अल्पमत से, सर्वसम्मति से, बहुमत से। तो संविधान में जो निर्णय लिए गए थे वो सहमति एवं रजामंदी से लिए गए थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिसे मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? यह किया गया था आपका गोलकनाथ वन मामला आया था आपका 1967 में, उसके तहत किया गया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था? तो भारत चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था वो आपका 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू, के नटवर सिंह, PKS मेनन, KM पन्नीकर। तो ट्वाइलाइट इन चाइना पुस्तक लिखी गई थी वो आपकी KPS मेनन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो KPS मेनन थे और स्वतंत्र भारत के पहले विदेश सचिव बने थे, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश सचिव बने थे KPS मेनन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ की महासभा की पहली अध्यक्ष बनी थी वो आपकी विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का नेता होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1919 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए थे? 342, 397, 45, 272। तो 2019 के आम चुनाव में वो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी विजयी हुए थे वो आपके 397 पर हुए थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, CII और FICCI है परमाणु संधि, आतंकवादी संगठन, दबाव समूह, राजनीतिक दल। तो ये है आपका दबाव समूह है। क्या है? दबाव समूह है, एक प्रकार का दबाव समूह है CII और FICCI। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो 31 अगस्त 1989 को हस्ताक्षर हुए थे वो आपके IRBM संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? पूछा गया है कौन से कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही हैं।
यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है, ये भी सही है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करने, नहीं ये गलत हो जाएगा, नजरअंदाज आएगा तो। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है, ए, बी और डी सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? पूछा गया है कौन सी है जो शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है, नहीं ये नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन 3 ही आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, गलत पूछा है तो ऑप्शन 3। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में कथन दे रखे हैं दोस्तों, पूछा गया कौन से कथन सही है। तो विकास पूर्वानुमति है, बिल्कुल सही है दोस्तों। विकास अंश से संपूर्ण की ओर होता है, नहीं विकास संपूर्ण से अंश की ओर होता है। विकास रेखीय पथ पर एक आगे बढ़ता है, विकास वर्तुलाकार बढ़ता है, ये भी गलत है, दोनों ही गलत हैं। विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, डी सही है। तो ए और डी सही है, ए और डी आपके हो जाएंगे। आपके ए और डी आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तता को समझने लगता है? अंतःप्रज्ञ अवस्था, पूर्व संप्रत्यात्मक विचार अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक व्यवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। नैतिक व्यवस्थाओं के सही कूट का चयन करना है दोस्तों कि दंड एवं आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत। इसमें चयन करना है कौन कौन से हैं वो नैतिक अवस्था के सही हैं। तो नैतिक अवस्था के लिए हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे दंड एवं आज्ञाकारिता और अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, ए और सी हो जाएंगे। तो ए और सी आपके दे रखे हैं ऑप्शन 3 में, और तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? सही विशेषता नहीं है अधिगम की, ये पूछा है दोस्तों। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये तो इसमें नहीं पूछा है। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, सही है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, ये भी सही है। ये डबल बार रिपीट हो गया था, तो इसमें ऑप्शन 2 है, इसका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो इस कथन में जो अवलोकनात्मक प्रक्रिया सम्मिलित है वो आपकी अभिप्रेरणात्मक है, अभिप्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती। अगला सवाल दे रखा है आपका, अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं, तो 2 केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ये पूछा है दोस्तों। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है, ये भी सही, दोनों ही सही है।
तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों कि पास ए लॉ परीक्षण दिया था आपका अलेक्जेंडर ने दिया था। किसने दिया था? अलेक्जेंडर ने दिया था। तो ए का हो जाएगा 2। संस्कृति मुक्ति परीक्षण दिया था कैटल ने। बी का हो जाएगा 3। सम्मिलित सिद्धांत दिया था आपका जेनजॉक ने। सी का हो जाएगा 4। आई को दिया था टर्मन ने। तो आपका सही जवाब बनेगा 2 3 4 1। 2 3 4 1। अब 2 3 4 1 आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी। अब जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ, व्यापार प्रबंधन निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। उभयमुखी द्वारा, बहिर्मुखी द्वारा, अंतर्मुखी द्वारा, मध्यमुखी द्वारा। तो इसमें हो जाएगा आपका साहब बहिर्मुखी द्वारा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, व्यक्तिगत आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? सैन्य स्थिति परीक्षण, MMPI, समाजमिति, साइकोड्रामा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा MMPI है वो एक व्यक्तित्व मापन की विधि व्यक्तिगत आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण सही नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा MMPI। MMPI है वो एक व्यक्तित्व मापन की विधि है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रिया विधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? युक्तिकरण, उदात्तीकरण, प्रतिदमन, प्रतिगमन। तो ये उदाहरण हो जाएगा आपका प्रतिगमन। वापस लौट रहा है ना, अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक विद्यार्थी एक कोर्स के प्रशिक्षण में अपने ग्रेड प्राप्त करने के लिए अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण है उच्च बुद्धि का, बाह्य अभिप्रेरणा का, उच्च सृजनात्मकता का, अच्छी आदत का। तो यह आपका उदाहरण हो जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा का। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा BK पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उपनिरीक्षण नहीं है? परिणामी परीक्षण, जिज्ञासा परीक्षण, समस्या अवलोकन परीक्षण, सामान्य उपयोग परीक्षण। तो वह आपका हो जाएगा सामान्य उपयोग परीक्षण। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड, मन की रूपरेखा रखता है? शारीरिक क्रियात्मक कौशल, अस्तित्वपरक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतरावैयक्तिक कौशल। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो अंतरावैयक्तिक कौशल के अनुसार। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? सामाजिक, मानवतावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक।
तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका मानवतावादी हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, मानवतावादी। अभिप्रेरणा टू मूव से बनी है, अर्थात गति करना। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की होती है अभिप्रेरणा। अगला सवाल है आपका, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। स्वतंत्र, आश्रित, सामाजिक, अंतर्निर्भर। ये हो जाएगा आपका स्वतंत्र। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। पार्की के अनुसार आत्म संप्रत्यय 6 अधिगम मान्यताओं, दृष्टिकोणों, अभिवृत्तियों और भविष्यताओं की जटिल, संगठित और गतिशील प्रणाली का योग है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के बारे में स्वतंत्र विचार रखता है। आपका अगला सवाल है, यदि व्यक्तिगत मित्रताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग m+-16 की सीमा के बीच आएंगे? तो m+-16 की सीमा के बीच आएंगे वो आपके 98.26 आएंगे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही है, यही कथन सही हो जाएगा। पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसकी विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का यह घटक है भावात्मक, व्यवहारात्मक, मूल्य, संज्ञानात्मक। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो भावात्मक हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अभिवृत्ति किसी विषय के संबंध में विचारों का पुंज है जिसमें मूल्यांकन परक विशेषताएं पाई जाती हैं। यह एक सांवेगिक घटक है जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक घटक पाए जाते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो आपके शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में शुष्क सागवान वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वन मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी भाग के दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर, सलूंबर और बांसवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में 75 से 110 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में शुष्क सागवान वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला सवाल है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में देश में मूंगफली का उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? ये करंट के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था। इसमें 2022-23 में मूंगफली का उत्पादन में स्थान रहा था वो दूसरा रहा था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में बागड़ नामक उवर खाकड़ सतह एवं विच्छेद स्थलाकृति किस नदी के कार्य के द्वारा निर्मित है? चंबल, माही, बनास, लूनी। तो जो बागड़ है वो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में नदी जाती है वो आपकी माही नदी जाती है। तो आपका ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। माही नदी का उद्गम मेहत झील अमरोरू पहाड़ी विंध्याचल मध्य प्रदेश से होता है। जो राजस्थान में इसका अपवाद क्षेत्र बांसवाड़ा में सर्वाधिक, डूंगरपुर प्रतापगढ़ में 171 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। माही की सहायक नदियां हैं अनास, चाप, मोरैन, सोम और जाकम है। माही, सोम, जाकम का त्रिवेणी संगम लगाया जाता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में।
तो माही नदी है वो राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है, दक्षिण से ही आती है और दक्षिण में ही चली जाती है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। आरोही क्रम में अथवा अधिक वर्षा। बूंदी, हनुमानगढ़, जयपुर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, हनुमानगढ़। जयपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा में। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ये देखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? काली सिंध मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, बेड़च मध्य प्रदेश से नहीं होता है, पार्वती मध्य प्रदेश से होता है, बाणगंगा राजस्थान से होती है। तो ए और सी है, तो ए और सी ऑप्शन 3 में दे रखे हैं, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो काली सिंध एवं पार्वती नदियों का उद्गम विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। इन दोनों चंबल की सहायक नदियां हैं। बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर जिले से होता है और बाणगंगा नदी का उद्गम वैराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। आपका अगला सवाल है, गलत युग्म चुनिए। गलत युग्म बताना है दोस्तों। अर्थुना मंदिर डूंगरपुर में है, नहीं। जो अर्थुना मंदिर है वो आपका बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बांसवाड़ा में है। तो यही गलत आपका ऑप्शन ए की हो जाएगा, गलत पूछा है, यही हो जाएगा गलत। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में बिल्कुल सही है। सालिम सिंह जी की हवेली जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। दक्षिण का थड़ा जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। तो आपका जो अर्थुना है वो आपका बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में नहीं है। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से भी अधिक था। तो 60% से भी अधिक था वो आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में था 60 से ऊपर। बांसवाड़ा में सर्वाधिक था, 76% था। डूंगरपुर में 71% था, प्रतापगढ़ में 63% था। आपका अगला सवाल है, खैरी तथा झकराना नस्लें हैं। खैरी तथा झकराना किसकी नस्लें हैं? बकरी भेड़ की, भेड़ बकरी की, भेड़ ऊंट की, ऊंट भेड़ की। तो खैरी और झकराना नस्लें हैं वो आपकी भेड़ एवं बकरी की नस्लें हैं। भेड़ एवं बकरी की नस्लें, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो खैरी है वो आपकी भेड़ है, झकराना है वो आपकी बकरी की नस्लें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खैरी भेड़ है वो आपकी जोधपुर, नागौर, ब्यावर और पाली जिले में पाई जाती है। यह सफेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है। खैरी भेड़, जो खैरी भेड़ की नस्ल है वो आपकी सफेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है। और झकराना बकरी है सर्वाधिक बहरौर तहसील में सर्वाधिक पाई जाती है। जो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है झकराना बकरी। अगला सवाल है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान की निम्नलिखित किस जिले में पाई जाती है? जयपुर, कोटा, जैसलमेर, अलवर। तो सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर है वो आपकी अलवर में पाई जाती है और न्यूनतम है वो कोटा में पाई जाती है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है? उद्योग दे रखे हैं, स्थिति दे रखी है कि टायर ट्यूब उद्योग कांकरौली राजसमंद में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। पॉलीमर उद्योग सापराबीर। हाईटेक गिलास धौलपुर में है। सफेद सीमेंट निम्मा हेड़ा, नहीं, सफेद सीमेंट है वो आपका निम्मा हेड़ा में नहीं है। सफेद सीमेंट चित्तौड़गढ़ और नागौर में है।
मांगरोल चित्तौड़गढ़ और गोटन नागौर में सफेद सीमेंट के कारखाने हैं और खारिया खंगार जोधपुर में भी सफेद सीमेंट के कारखाने हैं। तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में टायर ट्यूब कारखाना कांकलौरी राजसमंद में है, गड़ेपान कोटा में है, पॉलीमर कारखाना सापरा जयपुर में है, विभाड़ी खैरतल में भी है। राज्य में हाईटेक प्रिज्म गिलास कारखाना है वो आपका धौलपुर और खैरतल में है। राज्य में सफेद सीमेंट के कारखाने हैं वो आपके मांगरोल चित्तौड़गढ़, गोटन नागौर, खारिया खंगार जोधपुर में है। तो इसमें आपका सही जवाब बनेगा वो आपका ऑप्शन 4 बनेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यहाँ से आगे के क्वेश्चन हैं वो आपको अगली वीडियो में पार्ट 2 में सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू। अपनी तैयारी को जारी रखें।